दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना है बिहार के एक छोटे से गांव भभुआ की, जहां पर कलेक्टर साहब कैदी बनकर जेल में पहुंचे और वहां पर दरोगा ने उन्हें थप्पड़ मारकर शौचालय साफ करवाया। उसके बाद कलेक्टर साहब ने जो किया, उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। इस घटना की शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी निवेदन है। अगर आप सभी हमारे चैनल आयुषी राठौर पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, जिससे मैं आप सभी के लिए ऐसी ही कहानियां लाती रहूं। तो चले शुरू करते हैं दोस्तों। आतिफ नाम के बच्चे। जेल एक जगह है जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने आ जाते हैं। आतिफ एक चाय की टपरी पर चाय के गिलास धोने का काम करता था। आतिफ के माता-पिता बहुत गरीब थे और वह इतने सक्षम नहीं थे कि वह आतिफ को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। इसलिए आतिफ चाय की टपरी पर गिलास धोकर अपने माता-पिता की सेवा करता था और घर चलाता था। दोस्तों, एक दिन हुआ यह था कि आतिफ जिस टपरी पर काम करता था, उसके मालिक ने आतिफ के ऊपर पैसे चुराने का झूठा आरोप लगा दिया था। आतिफ के मालिक ने आतिफ के ऊपर यह आरोप लगाया था कि आतिफ दुकान के गल्ले से रोजाना 200 रुपए चुराकर अपने घर ले जाता था। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल आतिफ के मालिक की दुकान में से पैसे आतिफ नहीं बल्कि उसी मालिक का बेटा सलेंद्र चुराता था। जब आतिफ ने यह बात अपने मालिक से की, तो मालिक अपने बेटे से पूछने की बजाय आतिफ को पीटने लगा और आतिफ को कहने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तू मेरे बेटे को चोर कैसे बोल रहा है? क्या मेरा बेटा चोर है? क्या मैं अपने बेटे को पैसे नहीं देता हूँ जो वह मेरे गल्ले से पैसे चुराए? तब आतिफ के जो मालिक रहते हैं, वह मालिक आतिफ के खिलाफ थाने में झूठी रिपोर्ट लिखवा कर उसे जेल में बंद करवा देते हैं। अब दोस्तों, कुछ दिन हुए थे और आतिफ को चोरी के इल्जाम में 3 महीने की जेल की सजा होने वाली थी। लेकिन वहीं पर अभिकल्प तिवारी नाम के कलेक्टर साहब अपने पद पर नियुक्त थे। दोस्तों, अभिकल्प तिवारी बहुत ही करुणामय एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। अभिकल्प तिवारी कभी भी हिंदू और मुस्लिम में फर्क नहीं करते थे। वह सब धर्म को एक समान मानते थे और सब धर्मों का सम्मान करते थे। अभिकल्प तिवारी नमाज पढ़ने मस्जिद में भी जाते थे और आरती करने मंदिर में भी जाते थे। दोस्तों, अभिकल्प तिवारी का व्यवहार इतना अच्छा था कि उनसे सब लोग घबराते थे, उनकी की इज्जत करते थे और उन्हें अपना भी मानते थे। अब दोस्तों, हुआ यह था कि जब उस थाने में आतिफ को 3 महीने की जेल हुई, तो अभिकल्प तिवारी, जो कलेक्टर साहब थे, वह आतिफ से पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पर जेल क्यों हुई है? तब वह आतिफ बताता है कि साहब, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। मुझ पर मेरे मालिक ने रोजाना RSNH 2 रुपए चुराने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर जेल हुई है। अब कलेक्टर साहब को यह तो नहीं पता था कि आतिफ के ऊपर सच में झूठा आरोप लगा है या सच्चा आरोप लगा है। कलेक्टर साहब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और आतिफ को थाने में से निकालकर बड़ी जेल में भेजा जाता है। अब दोस्तों, कुछ समय बीतते गए और आतिफ जेल में बहुत परेशान था। रोजाना जेल में वह बहुत रोता था, अपने माता पिता को हमेशा याद करता था। अब दोस्तों, आतिफ के माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वह आतिफ का केस लड़ पाते और आतिफ की जमानत करवा पाते और आतिफ को जेल से बाहर निकाल पाते, क्योंकि दोस्तों, आतिफ अपने माता पिता का इकलौती औलाद था और घर में कमाने वाला केवल आतिफ ही था। दोस्तों, जब आतिफ के माता पिता आतिफ से मिलने जेल में जाते हैं, तब आतिफ अपने माता पिता को बताता है कि यहाँ पर मेरे ऊपर बेहद अत्याचार हो रहा है। कुछ कैदी मुझसे रोजाना कपड़े धुलवा हैं, मुझसे झाड़ू निकलवा है, मुझे बेवजह मारते हैं, मेरा खाना छीन लेते हैं, मुझे चैन से नहीं जीने देते हैं। तब यह सुनकर आतिफ के माता पिता बहुत रोते हैं और आतिफ को कहते हैं कि बेटा, पता नहीं उस रब ने हमारे जीवन में कितने दुख लिखे हैं। अब दोस्तों, वह जो जेल थी, वह साधारण जेल नहीं थी। उस जेल में बहुत गलत काम हो रहे थे। नए नए कैदियों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, मादक पदार्थों की तस्करी हो रही थी। सभी कैदी अपनी अपनी गैंग बनाकर रहते थे और छोटे असहाय अकेले लोगों को देखकर उनके ऊपर भड़ासने निकालते थे, उनके साथ मारपीट करते थे। दोस्तों, जेल की ऐसी ही जिंदगी होती है। अब जब यह सब कुछ आतिफ के माता पिता ने आतिफ से सुना, तब आतिफ के माता पिता उस थाने में जाकर बोलते हैं कि साहब, मेरे बेटे के ऊपर जेल में बहुत अत्याचार हो रहे हैं, मेरे बेटे को मारा जा रहा है, मेरे बेटे को खाना नहीं दिया जा रहा है, वहां पर हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव किया जा रहा है। तब
आतिफ के माता पिता जीस दरोगा के सामने यह सब बोल रहे थे। वह दरोगा उनके माता पिता को धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल देता है और वह दरोगा बोलता है कि तुमने अपने बेटे को क्या शिक्षा दी है? पैसे चुराने की जीस थाली में खाए, उसी में छेद करने की, जाओ यहां से और आज के बाद यहां पर आना मत। जब ना महीने बाद तुम्हारा बेटा जेल से छूट कर आएगा, तब उसे जेल में ही लेने चले जाना। अब दोस्तों, वहां पर जब दरोगा ने आतिफ के माता पिता का अपमान किया, तो आतिफ के माता पिता घर आकर बहुत रोए। दूसरे दिन जब आतिफ के माता पिता थाने गए, तो वहां पर कलेक्टर साहब बैठे थे। जब आतिफ के माता पिता ने कलेक्टर साहब को यह सब घटना बताई, तो कलेक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, मैं आज शाम को जेल जाता हूँ और वहां पर जाकर देखता हूँ कि तुम्हारे बेटे के साथ किन लोगों ने अत्याचार किया है और कौन लोग तुम्हारे बेटे के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। अब दोस्तों, आतिफ के माता पिता कलेक्टर साहब के सामने हाथ जोड़कर और यह सब घटना बताकर चले जाते हैं। अब होता यह है कि शाम के वक्त जब कलेक्टर साहब उस गरीब मासूम बच्चे की सहायता करने के लिए जेल के दरवाजे पर जाते हैं और जब वह आतिफ से पूछताछ करते हैं, तो आतिफ घबराया हुआ था और आतिफ किसी का भी नाम नहीं बताता है, क्योंकि दोस्तों आतिफ को उस जेल में ही रहना था। अगर आतिफ गलती से भी उन कैदियों का नाम बता देता जो आतिफ को परेशान कर रहे थे, तो वह कैदी और आतिफ का जीना हराम करते थे। क्योंकि दोस्तों जेल के अंदर ऐसा होता है कि कैदियों का आपस में लड़ना माफ होता है। अगर आपस में कुछ भी करें तो पुलिस वाले बस थोड़ा सा डांट फटकार के उन्हें अलग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आतिफ कलेक्टर साहब से कुछ भी बातें नहीं बताता है। अब कलेक्टर साहब को उस लड़के के लिए बुरा जरूर लग रहा था, क्योंकि कलेक्टर साहब हमेशा सबके प्रति दया भावना से देखते थे। कलेक्टर साहब को यह जरूर पता था कि आतिफ उसके माता पिता का इकलौता बेटा है और अगर गलती से भी जेल में आतिफ को कुछ ऊंचा नीचा हो गया, तो जेल से बाहर निकलने के बाद आतिफ के माता पिता का ध्यान कौन रखेगा? अब दोस्तों, आतिफ और कलेक्टर साहब को यह सब नहीं बताता है, तो कलेक्टर साहब जेल से वापस अपने ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस में कलेक्टर साहब बैठकर कुछ देर अपना दिमाग लगाते हैं और वह यही सोचते हैं कि आखिर उस बच्चे पर हो रहे अत्याचार का जिम्मेदार कौन है? क्या मैं जो कलेक्टर पद पर हूँ मैं हूँ, या उस जेल के अंदर जितने भी दरोगा है वह है? अब कलेक्टर साहब को उस बच्चे को तो बचाना था, क्योंकि उस बच्चे के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे और जेल के अंदर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव भी बहुत हो रहा था। तब दोस्तों कलेक्टर साहब दिमाग लगाकर कैदी के कपड़े पहनकर उस जेल के अंदर जाते हैं। अब क्योंकि कलेक्टर साहब को जेल के अंदर कोई पहचानता नहीं था, क्योंकि कलेक्टर साहब को यदि कोई पहचानता भी तो वह कलेक्टर साहब को जेल के कपड़ों में तो बिल्कुल नहीं पहचान पाता। कलेक्टर साहब कैदी के कपड़े पहनकर उस जेल में जाते हैं और यह बात कलेक्टर साहब सबसे छुपा कर जाते हैं। लेकिन कलेक्टर साहब जैसे ही जेल में प्रवेश करते हैं, तो जेल के दरोगा भी कलेक्टर साहब को नहीं पहचान पाते हैं। जब कलेक्टर साहब नए नए कैदी बनकर अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले तो कुछ दरोगा उनसे पूछताछ करते हैं कि है, तू यहाँ पर क्यों आया है? तेरे ऊपर कौन सा केस लगा है? चल, अगर आज तू यहाँ पर आया ही है, तो कुछ दिन हमारी सेवा करना। शाम को आकर मेरे पैर दबा देना, मेरे पैरों की मालिश कर देना। मेरा शरीर कुछ दिन से बहुत अकड़ा हुआ है, मेरे शरीर की भी मालिश कर देना। यह बातें वहां के दरोगा कलेक्टर साहब को बोलते हैं। तब कलेक्टर साहब बोलते हैं कि ठीक है साहब, मैं आपका यह सब काम कर दूंगा। अब कलेक्टर साहब जेल में आतिफ के पास जाते हैं और वह आतिफ से दोस्ती करते हैं और आतिफ के साथ जेल में घूमते हैं। तब वहां पर बहुत सारे कैदी आतिफ को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ कैदी तो कलेक्टर साहब को भी परेशान करने लग गए थे, कलेक्टर साहब के साथ मारपीट करने लग गए थे, क्योंकि दोस्तों जेल का ऐसा दृश्य था कि अगर वहां पर कोई भी कैदी आता नया, तो उस नए कैदी के साथ बहुत बुरे तरीके से वहां के पुराने कैदी पेश आते और दादागिरी चलाते हैं। दोस्तों, कलेक्टर साहब कैदी बनकर इसलिए भी आए थे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि जेल में कुछ गलत काम हो रहा है और उनके साथ जेल के जीतने भी अधिकारी हैं, जेल में जीतने भी दरोगा हैं, वह सब मिले हुए हैं। क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक पैसों का वितरण होता था, पैसा बांटा जाता था, जिस वजह से जेल में दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे थे। कभी कोई कैदी किसी का सिर फोड़ देता, कभी कोई कैदी किसी को घसीट घसीट कर मारता, कभी कोई कैदी किसी पर अत्याचार करता। यह सब घटना दिन पर दिन जेल में बढ़ती जा रही थी। तो इस मकसद से भी कलेक्टर साहब कैदी बनकर जेल में पहुंचते हैं। अब दोस्तों हुआ यह था कि जब शाम के वक्त कलेक्टर साहब खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, जब सारे कैदी खाना खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे,
उसी वक्त कुछ दरोगा आकर कलेक्टर साहब को बोलते हैं कि है नए कैदी, तेरा नाम क्या है। तब कलेक्टर साहब अपना नाम झूठा बताकर उनसे कहते हैं कि मेरा नाम तो सलेंद्र है। तो वह दरोगा कहता है कि तू चल, इधर आ। तब कलेक्टर साहब कहते हैं कि साहब मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो दरोगा बोलता है कि जितना बोला उतना कर, ज्यादा सवाल मत कर और हमारे साथ आ। तब वह दरोगा सबसे पहले तो कलेक्टर साहब को कहता है कि चल अपने कपड़े उतार। अब कलेक्टर साहब भनक जाते हैं, क्योंकि कलेक्टर साहब यही सोचते हैं कि आखिर यह दरोगा कपड़े क्यों उतरवा रहे हैं। तो कलेक्टर साहब कपड़े उतारने से मना कर देते हैं। तब पीछे से एक दरोगा आकर कलेक्टर साहब को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तू ज्यादा मुंह चला रहा है, तुझे जितना बोला उतना कर, तो कलेक्टर साहब नहीं करते हैं। फिर एक दरोगा कर कलेक्टर साहब कहता है कि जा हमारे इधर की शौचालय की सफाई करके आ। अब कलेक्टर साहब ये करने से भी मना कर देते हैं। तो वह दरोगा कलेक्टर साहब को लाठियों से पीटने लग जाते हैं। जब कलेक्टर साहब को लाठियों से पीट रहे थे, तो लाठियों से पीटने के बाद कलेक्टर साहब को वह वापस उस खाने की लाइन में छोड़कर आ जाते हैं जहां पर खाना बट रहा था। तब आतिफ उनसे पूछता है कि भैया आपके साथ इन लोगों ने क्या किया। तब कलेक्टर साहब बोलते हैं कि कुछ नहीं भाई, बस मुझे इन लोगों ने साइड में ले जा मारा और वापस यहाँ लाकर छोड़ दिया। तब आतिफ बोलता है कि साहब जब मैं भी इस जेल में नया नया आया था तब मेरे साथ भी इसी तरह का बर्ताव हुआ था। मुझे तो कैदियों ने भी मारा था, मुझे कैदी भी परेशान करते थे और यहाँ पर ये जीतने भी पुलिस वाले थे, इन्होंने भी मुझे बहुत मारा था। अब यह सब सुनकर कलेक्टर साहब का खून और खोलता है, क्योंकि दोस्तों इस जेल में ऐसा हो रहा था कि जो लोग गलत कर रहे थे उनके साथ पुलिस वाले कुछ नहीं कर करते, उन्हें और छूट देते, उन्हें और बढ़ावा देते। लेकिन जो सीधे साधे साधारण लोग थे, उनके ऊपर जेल के जितने भी दरोगा थे, वह बेहद बुरा बर्ताव करते, अत्याचार करते, उनके ऊपर तरह तरह के परीक्षण करते। अब जब कलेक्टर साहब ने जेल की यह हालत देखी, तब कलेक्टर साहब मन ही मन बहुत उदास हुए, क्योंकि दोस्तों जेल में सिर्फ जरूरी नहीं कि आपराधिक लोग ही थे। उस जेल के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी ऊपर झूठे केस लगाए गए, जो झूठे केस में कई सालों से जेल में सड़ रहे थे। और वह इसलिए सड़ रहे थे क्योंकि उनका परिवार इतना सक्षम नहीं था कि वह केस लड़ सके। दोस्तों, आज भी भारत के जेल में ना जाने कितने लोग हैं जो बेकसूर हैं, जिनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सजा मिल रही है। और जितने भी अपराधी थे जो सच साबित हुए थे, वह बाहर ही घूम रहे हैं। हमारे देश की कानून व्यवस्था आज भी इतनी कच्ची है कि कभी भी बिना निष्पक्ष जांच किए कई बार सही लोगों को जेल हो जाती है और बुरे लोग बाहर घूमते हैं। अब दोस्तों कलेक्टर साहब जब यह सब दृश्य देखते हैं तो कलेक्टर साहब मायूस हो जाते हैं और कलेक्टर साहब खाना छोड़कर पुनः उन दरोगाहों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आज तो तुम्हारी शामत आई है, आज तुमने जिस कैदी को मारा है। वह कैदी कौन है, जब तुम यह जानोगे तो तुम अभी मेरे पैर में गिड़गिड़ा नहीं लगोगे। तो वह जीतने भी दरोगा थे। वह कलेक्टर साहब को बोलते हैं कि हे, कहीं का प्रधानमंत्री है क्या तू, या कहीं का मुख्यमंत्री है जो ऐसी बातें कर रहा है? चल जा यहाँ से, वरना एक बार फिर से पिटाई कर देंगे। तब कलेक्टर साहब वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कलेक्टर साहब उस जेल के जो मुख्य अधिकारी थे, जिनके अंदर सारे दरोगा जेल के काम करते थे, उस मुख्य अधिकारी को बुलाया। और जैसे ही उस मुख्य अधिकारी को कलेक्टर साहब ने अपनी असली पहचान बताई, यह दृश्य देखकर वहां जीतने भी दरोगा थे, जीतने भी कैदी थे, वह घबरा गए थे, क्योंकि उन दरोगाहों और कैदी सबको यह पता था कि हमने जिस इंसान के ऊपर गलत बर्ताव किया है, गलत चीजें की है, मारपीट की है, वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह कलेक्टर साहब था। अब कलेक्टर साहब जब अपना असली रूप उन सबको बताते हैं, तो सब लोग कलेक्टर साहब के पैरों में गिड़गिड़ा नहीं लगते हैं। और जितने भी दरोगा थे, वह सब घुटने के बल बैठकर कलेक्टर साहब से माफी मांगने लगते हैं कि साहब मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप कलेक्टर साहब हैं। अगर कोई हमें बता देता कि आप कलेक्टर साहब हैं, तो हम आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था रखते हैं, आपके लिए रोजाना बाहर से खाना मंगवाते हैं, आपके लिए टीवी वाला रूम आपको देते हैं जिसमें रूम पंखा और फ्रिज सब कुछ हो। तब कलेक्टर साहब बोलते हैं कि मैं यहाँ पर कोई अपराध करके अंदर नहीं आया हूँ, मैं कोई क्राइम करके अंदर नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे खबर मिली थी कि जेल में कुछ काले काम हो रहे हैं, जेल के अंदर लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं।
जेल के अंदर नए नए कैदियों के ऊपर मारपीट और गलत तरीके से उनके साथ बर्ताव करने की सूचना मुझे मिली थी। इसलिए मैं यह सब चीज अपनी आंखों से देखने आया था और रंगे हाथों सबको पकड़ने आया था। तब वहां पर जीतने भी दरोगा थे। वह सब दरोगा कलेक्टर साहब से माफी मांगते हैं और जेल का अधिकारी भी कलेक्टर साहब से माफी मांगने लगता है कि साहब हम सबको माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि आप कलेक्टर साहब हो। तब कलेक्टर साहब बोलते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो? यहाँ पर लोग सुधारने आते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जेल बनाने का यही है कि लोगों को समझ आए कि बाहर की जिंदगी और जेल की जिंदगी क्या होती है और बाहर जाने के बाद लोग अपने जीवन को कैसे जिए। लेकिन यहाँ पर तुम ही बुराइयों को बढ़ावा दे रहे हो। जेल में सारे कैदियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो और कैदी भी कुछ बुरा कर रहे हैं तो उन्हें रोकने के बजाय उन्हें भी बढ़ावा दे रहे हो। क्या इस तरह से तुम हमारे देश का आपराधिक प्रतिशत कम करोगे? क्या इस तरह हमारा देश महान बनेगा? क्या इस तरह हमारा देश सुधरेगा? अब दोस्तों, यहाँ पर कलेक्टर साहब यही कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि इस जेल में कितने ऐसे लोग हैं जो बेवजह झूठे आरोपों में बंद हैं? अगर तुम उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करोगे, तो फिर वह लोग बाहर जाकर क्या कहेंगे? लोगों से क्या करेंगे? वह बाहर जाकर तब सारे दारोगा एसपी साहब से माफी मांगते हैं और दरोगा साहब उस जेल में जीतने भी अधिकारी थे। कलेक्टर साहब उन दरोगा को निलंबित करवा देते हैं, जेल के अधिकारियों को भी निलंबित करवा देते हैं, क्योंकि उस जेल के अंदर का माहौल खराब करने वाले कैदी नहीं, बल्कि वह सभी दरोगा थे जो बुरे कामों को बढ़ावा दे रहे थे, बुरे कामों को सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों, अब कलेक्टर साहब के साथ जो आतिफ था, वह आतिफ कलेक्टर साहब को सलाम करने लगता है कि साहब अगर आप आज जेल में नहीं आते, तो पता नहीं मेरे जैसे मासूम और सीधे कैदियों की क्या हालत होती। क्योंकि कलेक्टर साहब को यह तो पता था कि आतिफ गुनहगार नहीं है। आतिफ को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। क्योंकि जब कलेक्टर साहब जेल के अंदर कैदी बनकर आ रहे थे, तब कलेक्टर साहब उस चाय की टपरी के मालिक के बेटे सलेंद्र से मिलकर आ रहे थे और सलेंद्र ने यह सच्चाई भी बता दी थी कि पिताजी के गल्ले से पैसे नहीं, बल्कि मैं चुराता था, क्योंकि मुझे गेम खेलने की लत लग गई थी और उस गेम में मैं रोजाना आरएस एज रुपए लगाकर गेम खेलता था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान किसी ना किसी रूप में आकर मदद कर ही देता है। आतिफ के लिए कलेक्टर साहब भी उसके रब बनकर गए थे और ना जाने आतिफ जैसे जितने भी लोग थे उस जेल में, वह भी कलेक्टर साहब को नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे। अब दोस्त, आप यही सोच रहे होंगे कि जब जेल में बहुत सारे सरल और बिना अपराध के कैदी है, तो कलेक्टर साहब उनको रिहा क्यों नहीं करवाते? दोस्तों, ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ जो सबूत चाहिए रहते हैं, कई बार वह सबूत नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को बिना किसी क्राइम के जेल में रहना पड़ता है। अब दोस्तों, इस घटना के बाद पूरे गांव में इस घटना की चर्चा हुई। आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आपको यह घटना कैसी लगी। और दोस्तों, इस घटना के बाद उस जेल में कुछ भी गलत काम नहीं हुआ। सारे कैदी व्यवस्थित रहने लगे और कलेक्टर साहब सारे कैदियों को यह भी धमकी देकर आए थे कि अगर मुझे पता चला कि इस जेल में कुछ गलत काम हो रहा है, तो मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा जो सजा उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना की समाप्ति यहीं पर होती है। अगर यह घटना आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएगा कि क्या कलेक्टर साहब ने जो किया वह सही था या नहीं। क्योंकि दोस्तों, ऐसी घटना शायद ही आपने आज से पहले सुनी होगी, तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अब भी नहीं किया है। और कमेंट बॉक्स में आप सभी एक बार भारत माता की जय जय हिंद जय भारत अवश्य लिख दीजिएगा।